साथियों नमस्कार। कल आप लोगों के समक्ष मैंने संविधान चैप्टर को शुरू किया था और संविधान में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि संविधान का विकास कैसे हुआ। उस परिस्थिति में हमने आपको रोमन्स की चर्चा की थी कि रोमनों में और ग्रीक्स में किस प्रकार से संविधान डेमोक्रेसी उद्धृत हुए थे, सामने आए थे और किस प्रकार से परंपराएं और लॉ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डेवलप हुआ था। संविधान का विकास साथियों उस डेमोक्रेसी के काल में, रोमनों के डेमोक्रेसी के काल में भी कोई जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, रिटन लिखित प्राप्त नहीं होते हैं, उनके द्वारा कोड्स बनाए गए थे, कोड्स ऑफ लॉ जो गवर्न करता था कि किस प्रकार से शासन चलेगा। इसमें हमने नाम लिया था ड्रेको का, सोलोन का, पेरिकल्स का, क्लेस्थेनीज का। इस कड़ी में पुनः आज आपके समक्ष नाम ले रहा हूं सोक्रेट्स का, प्लेटो का, अरिस्टोटल का एंड सोफिस्ट का। तो ग्रीक्स और रोमनों में एक लंबी परंपरा रही इन विद्वानों की, जिन्होंने स्टेट पर, खास करके जो स्टेट होगा उस पर गंभीर चर्चाएं की। ये स्टेट कैसा होगा, स्टेट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि मानव के उदय के बाद ट्राइबल सेटअप इसमें केवल परंपराएं काम करती थी और कुछ लॉ जो एक जिसको मैंने लेजेस और फिक्स्ड बताया था वो काम करता था। उसके बाद एक कंसोलिडेटेड मोनार्की का काल था, कंसोलिडेटेड मोनार्की। तो ये मोनार्की में राजा होते थे जो आपका दैवीय सिद्धांत, जो बाद के कालों में जिसको और व्याख्या एनालिसिस एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो मोनार्की होते थे वो अपने आप को देवताओं के पुत्र बताना शुरू करते थे। जैसे हम देखें कि रोम की स्थापना रोम्यूलस और दो भाइयों ने किया था, रोम और रोम्यूलस ने, जो कि दौस के पुत्र अपने आप को बताते हैं कि वो देवता के पुत्र थे। उन्होंने रोम की स्थापना की और अपने आप को वहाँ का शासक डिक्लेयर किया। तो बाद में जब मोनार्की चलता रहा तो मोनार्की को गवर्न करने के लिए वेस्ट में भी कोड्स बनाए गए। कौन से कोड्स हैं? तो भाई क्या शासन होना चाहिए, क्या तंत्र होना चाहिए, कौन से तंत्र हैं जो गवर्न करे, किस प्रकार से शासन किया जाए। तो ग्रीक्स ने भी उन चीज़ों को कोडिफाई किया जिसकी चर्चा हमने आपसे किया, जो ड्रेको ने, सोलन ने, पेरिकल्स ने, क्लेस्थेनीज ने, और जिसको डिफाइन बाद में सुकरात ने, प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक में, अरिस्टोटल ने, सोफिस्ट ने, और लंबी परंपरा थी जो लगातार फिलोसफर्स ने उसको डेवलप करना शुरू किया, बताना शुरू किया। अब बात ये आती है कि जो कोड्स थे वो वोक्स, जिसको मैंने फोक कहा, इनका जो ट्रेडिशन था और इनके जो लेजेस और लॉ थे, और नेसेंट स्टेट, नया जो राज्य आया, निर्माण हुआ, नेसेंट स्टेट, उसका एंड एंसेंट रिलीजन। आप जानते हैं कि रोमन मूर्ति पूजक थे, पैगान्स कहलाते हैं। तो उनका जो अपना रिलीजन था उसके आधार पर कोडिफाइड करके वो शासन सत्ता को चलाते थे। इवन देखेंगे कि ईसा से 2000 साल पूर्व हम्मुराबी नाम का एक शासक हुआ, जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी
मेसोपोटामिया की सभ्यता में सीरिया, बेबीलोनिया और सुमेरिया है, 3 की सभ्यताएं थी। तो उसमें हम्मुराबी नाम का शासक हुआ, जिसको सूर्य देव से कोड्स को ग्रहण करते हुए पट्टिकाओं में दिखाया गया है कि कानून उसने सूर्य देव से प्राप्त किए, और ईसा से 2000 साल पहले उसने कानून को कोडिफाई किया। साम्यता अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्मशास्त्रों में भी, आप भागवत गीता में देखें, भागवत गीता ने क्या कहा कि उन्होंने प्रथम ज्ञान सूर्य से प्राप्त किया। तो समानताएं आपको दिखेंगी, हर जगह समानताएं दिखेगी जब आप कानून की बात करेंगे। भागवत गीता में क्या कहा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अव्ययम, मैंने हमने सूर्य से उन चीज़ों को प्राप्त किया जो परंपरा के कारण शिथिल पड़ गया। तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में हम्मुराबी नाम का शासक ने भी देवताओं से कानून प्राप्त किया। तो यही इन सारी परंपराओं से स्टेट चलता रहा, लेकिन मोर और लेस उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते, कोडिफाइड लॉज, कोडिफाइड सिस्टम के रूप में वह चलता रहा। विषय बड़ा ही विशद है। जिस रूप में आज आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा 1215। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है साथियों? ब्रिटेन में राजतंत्र के काल में, जब राजतंत्र स्थापित था, तो वहाँ के शासक रिचार्ड द लाइन हार्ट, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, रिचार्ड द लाइन हार्ट, यह एक मजबूत शासक थे जिन्होंने तृतीय क्रूसेड में भी यरूशलेम में जाकर युद्ध किया था। गाजा में जो आज इसराइल फिलिस्तीन का विवाद है, वहाँ जाकर उन्होंने युद्ध भी किया था। इनके भाई जो थे वो किंग जॉन कहलाते थे, जो इनके मृत्यु हो जाने के बाद 1198 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये सत्ता में आए थे। और इन्होंने एक कमज़ोर शासक थे और सामंतों को इनका शासन पसंद नहीं आ रहा था। तो जो सामंत थे, जो बैरन्स थे, याद रखिएगा कोई जनता नहीं, जो सामंत थे, जो बैरन्स थे, उन्होंने इनको फोर्स किया जॉन को कि एक एग्रीमेंट साइन करे जिसमें सामंतों का भी अधिकार सुरक्षित हो। ये अपनी मनमानी नहीं करेंगे और एक चार्टर घोषित करेंगे कि किस प्रकार से कार्य किए जाने हैं, स्टेट चलाए जाने हैं। तो मोनार्किकल पीरियड में कमजोर शासक को बैरन्स ने, सामंतों ने बाध्य किया कि वो मैग्ना कार्टा साइन करे। तो यह मैग्ना कार्टा जो पिलार ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज पिलार ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, तो ये सामंत और राजाओं, सामंत का मतलब हुआ छोटे छोटे राजा और सम्राट का मतलब बड़ा राजा, उनके बीच संघर्ष के कारण ये चार्टर साइन हुआ। तो वहाँ से इसकी शुरुआत आप ले सकते हैं कि ये मैग्ना कार्टा इसका मेन पिलर था। अब मैग्ना कार्टा साइन करने के बाद कुछ राइट्स सरेंडर किया गया कि ये लोग जो होंगे बैरन्स होंगे, इनकी एक कमेटी होगी, और वो कमेटी जिसको बाद के कालों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होंगे, और कोई भी नियम कानून टैक्सेशन ईटीसी करेगा तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से परमिशन लेगा। तो यह नेसेंट फॉर्म में, शुरुआती रूप में यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत मॉडर्न सेंस में हुई। वैसे तो मेरे अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, जो संविधान जिसके आधार पर शासन करते हैं, वो आदिकाल से चला आ रहा है। उसके रेफरेंसेस भले ही अलग अलग होंगे, सिस्टम अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बैरन्स और सामंत और सम्राट के बीच संघर्ष के कारण यह सामने आया। अब ब्रिटेन में ही, चूँकि ब्रिटेन में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और पूरा यूरोप में कहीं भी लोकतंत्र नहीं था, सभी जगह राजतंत्र था, और उस वक्त धर्मवाद, इक्लेसियास्टिकल लीडरशिप ऑफ पोप, इक्लेसियास्टिकल धर्मतंत्र जिसमें पवित्र रोमन साम्राज्य, रोम का पोप, पवित्र रोमन सम्राट और पूर्वी रोमन साम्राज्य और सम्राट,
इसका काल ही था। कहीं भी न तो पार्लियामेंट थी, न कोई सभा थी, अगर थी भी तो कुछ सामंतों की थी, कोई कोडिफाइड जैसे मैग्ना कार्टा में चार्टर का सरेंडर किया गया उस तरह की सभाएं नहीं थी। इन्हीं का बोलबाला था। और मेन रोमन साम्राज्य के पतन होने के बाद, रोमन एम्पायर के पतन, रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 में इसका पतन हो गया एडी। उसके बाद डार्क एजेस के बाद एक पवित्र रोमन सम्राट सामने आए, पोप सामने आया, जो यूरोप में व्यवस्थाओं को कंसोलिडेट किया। तो इन्हीं का बोलबाला था। और ब्रिटेन में भी धर्मतंत्र वो पोप के अधीन ही एक तरह से थे, क्योंकि पोप डिक्लेयर करते थे कि भाई ये चीज़ होगा, ये लागू होगा। तो क्रिश्चियनडम में पोप ही सर्वोच्च था, और उसके साथ पवित्र रोमन सम्राट थे। और उसके वो जर्मन एम्परर, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप आज देखते हैं वो सब इसमें था। और उधर ब्रिटेन में सत्ताएं थी और ब्रिटेन में भी किंगडम था। तो मैग्ना कार्टा साइन कर देने के बाद राजा में और सामंतों में निरंतर संघर्ष का काल रहा है। और उस संघर्ष से ही एक चीज़ निकला है जो आज आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखते हैं। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के बाद आप देखेंगे कि सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर ये स्टुअर्ट शासक के समय हुए। स्टुअर्ट किंग चार्ल्स सेकेंड, जिसमें जो बैरन्स थे, जो बाद में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स का भी उदय हुआ। तो किंग चार्ल्स सेकेंड को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और जो मोनार्की था, जो किंगशिप था, उसको धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कमने लगी। और बाद के काल में जब ट्यूडर मोनार्कीज आए तो उन्होंने, चूँकि ये जर्मनी के थे, इनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो ये इन्होंने छोड़ दिया। जो इफेक्टिव हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ इफेक्टिव लीडर्स थे, उन पे शासन सत्ता को छोड़ दिया। तो एक क्रमिक डेवलपमेंट हुआ। क्रमिक डेवलपमेंट के काल में मोनार्की के द्वारा, मोनार्क्स जो एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे, मोनार्क्स के द्वारा सरेंडर किया गया शक्ति किसको? तो बैरन्स को। और ये जो बैरन्स थे ये बहुत ही पावरफुल थे। और ये बैरन्स की शक्तियाँ धीरे धीरे प्रभावशाली वर्ग, जो छोटे छोटे प्रभावशाली वर्ग थे, उनको सरेंडर किया गया। और उसके कड़ी में फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लाया गया। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, जो 20वीं शताब्दी में जाकर के हुआ। ये नहीं कि आज हो गया। आप ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मिला। तो ये मोनार्कीज, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया बैरन्स को। मैग्ना कार्टा में हम देखते हैं। उसके बाद बैरन्स ने नीचे जो छोटे छोटे जमींदार थे उनको शक्तियाँ दी, धन के आधार पे वोटिंग राइट्स उनको मिले। अब बाद के कालों में बदलते वैश्विक परिदृश्य में लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया। तो ये जो शुरू हुआ ब्रिटेन में, बाद में इस पे बहुत सारे साहित्य लिखे गए, साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन भी चला। उस धर्म तंत्र को तोड़ने के लिए ये धर्म सुधार आंदोलन भी चला। साथ में धर्म सुधार आंदोलन में वो जो धर्म तंत्र था उस पर डेंट लगा, धर्म तंत्र पर डेंट लगा। और डेंट लगने के कारण पोप का जो प्रभुत्व था रोम में वो कमने के कारण हर जगह नए जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म और आपका क्वैकर्स ईटीसी सामने आए। और नेशन स्टेट, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, साम्राज्य से हट करके कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट की धारणाएं विकसित होने लगी, आगे आने लगी। तो आप देखते हैं कि ये धर्म सुधार आंदोलन साथ साथ चलता रहा। उसके बाद रेनेसां चलता रहा। रेनेसां मतलब है पुनर्जागरण। जो प्राचीन लैटिन संस्कार थे और जो नए आविष्कार होने लगे, खोज होने लगे, धर्म तंत्र से जकड़ के छूटने के बाद लोगों ने अपने दिमाग को दौड़ाया और उन चीज़ों को खोजना शुरू किया। तब इस परिस्थिति में क्रमिक 1789 की फ्रांस में क्रांति हुई। उसके बाद 1833 की क्रांति हुई, फिर 1848 में क्रांति हुई। क्रांतियों का सिलसिला 1917 में रूस की क्रांति हुई। तो लोगों को साहित्य का जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई। बहुत सारे विद्वानों ने बाइबिल की टीका लिखी, धर्मतंत्र से लोगों को आज़ाद किया। और क्रमिक डेवलपमेंट होते होते इन चीज़ों का
निर्माण किया गया। आज भी आपको मालूम है कि ब्रिटेन में संविधान लिखा नहीं गया है, परंपराओं से ही चला आ रहा है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस रूप में समझने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष में खास करके भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन एक जिस प्रकार से आज हम देखते हैं, इसका कोई इतिहास पूर्व में नहीं है। ब्रिटिश जब यहाँ आए तो खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक लुटेरा कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक लुटेरी कंपनी थी जिसका काम था केवल पैसा कमाना, पैसा कमा करके ब्रिटेन में अपने लोगों को, जो उसके पार्टनर थे, जो उनके डायरेक्टर थे, उनको लाभ पहुंचाना। तो मुगलों के कमज़ोर हो जाने के कारण अपनी रक्षा के लिए इन्होंने सेनाओं को भर्ती करना शुरू किया। बाद में साम्राज्यवाद में भारत में भी लिप्त हो गए। अब स्थितियाँ ये हो गई कि ब्रिटेन में क्रमिक सुधार हो रहे थे। 1688 ईस्वी की क्रांति हुई, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति हुई, पुनः 19वीं शताब्दी में क्रांतियाँ हुई। तो उस परिस्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट का उद्भव हुआ, जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करती थी। तो जब रिप्रेजेंटेशन की जब बात करती थी तो ब्रिटेन यह समस्याएं उत्पन्न हुई कि कोई कंपनी कैसे इतने बड़े भूखंड पर अधिकार कर सकती है। तो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल सामने आया, जो 1857 के क्रांति के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने अधीन किया। उसके पहले तक कंपनी के हाथ में था। अजीब तरह की व्यवस्थाएं थी। एक कंपनी जिसको ब्रिटिश सरकार ने चार्टर दिया था, जो खुद में संप्रभु नहीं था, भारत में संप्रभु था। तो ये कैसे हो सकता था? इलीगली, ये लॉफुल, जो नए नए सिद्धांत डेवलप हो रहे थे उसमें ये लॉफुल नहीं था। तो इसको क्रांति के बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद उसको एबोलिश करके डायरेक्ट ब्रिटिश रूल लाया गया। और जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय के रूप में कहे गए। अब समस्याएं उत्पन्न हुई कि ब्रिटेन में तो रिप्रेजेंटेशन था, वहाँ क्रमिक विकास होते होते पार्लियामेंट नाम की एक संस्था आ गई थी जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ही था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो था। अब स्थितियाँ ये उत्पन्न हुई कि भारत में गवर्न कैसे किया जाए। था तो ब्रिटेन साम्राज्यवादी, और दुनिया में बाहर में जैसे अमेरिका में जो रिवोल्यूशन हुए, अमेरिका में जो सशक्त संघर्ष हुआ, उसमें भी पार्लियामेंट का एक बड़े मोनार्क के रूप में सामने आना सिद्ध हुआ। पार्लियामेंट कहती थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें केवल ब्रिटेन का ही रिप्रेजेंटेशन है, वो संप्रभु है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। तो उसके खिलाफ अमेरिका में बगावत हुए। अब भारत में भी वो चीज़ ना हो, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्रमिक सुडो फॉल साम सुधार करना शुरू किया। तब वो सुधार करने में काउंसिल एक्ट्स आए, बहुत सारे काउंसिल एक्ट्स आए। अब एक काउंसिल एक्ट के द्वारा भारत में जो जमींदार वर्ग का, जो इनके द्वारा ही पालित और पोषित थे, उस वर्ग का जो निर्माण ब्रिटिश कंपनी ने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, उनको एक बॉडी बना करके रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया। ये भारत के जनता के कतई प्रतिनिधि नहीं थे। उन्होंने उन जमींदारों के, उन बड़े लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। 1861 का काउंसिल एक्ट, फिर आप 1893 जाएं, फिर आप 1919, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये धीरे धीरे, चूँकि भारत में भी राजा राम मोहन राय के सुधार और बड़े बड़े आधुनिक विचारों जैसे दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोहनदास करमचंद गांधी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ईटीसी, जब ये लोग आए तो उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता का अध्ययन किया, ब्रिटिश स्टेट सिस्टम का अध्ययन किया। तो ब्रिटिश स्टेट सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई थी, धीरे धीरे वो सारी मांगे यहाँ आने लगी। तो ये परंपरा से जो चीज़ चला था वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन साबित हुआ, अंतिम ताबूत का अंतिम कील साबित हुआ। इन लोगों ने मांगना शुरू किया कि भाई हमें भी वही राइट दिया जाए। तो उस परिस्थिति में और बहुत सारे वैश्विक परिदृश्य बदले। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, साम्राज्यवाद कमजोर पड़ा, साम्राज्यवाद कमज़ोर पड़ा। और कमज़ोर पड़ने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इतने दूर हुकूमत करना आसान नहीं रहा, क्योंकि पैक्स ब्रिटानिका समाप्त होकर के अब वो पैक्स अमेरिकाना का फेज शुरू हो गया। तो बहुत सारी परिस्थितियों के कारण देश से ब्रिटिशों को जाना पड़ा। परंतु ये भावनाएं कि कोई भी शासन तंत्र जो है, मैग्ना कार्टा में जो अधिकार का सरेंडर सम्राट ने सामंतों को किया था, उसी प्रकार से डिवोल्यूशन की बात
सामने आने लगी। डिवोल्यूशन, सरेंडर ऑफ पावर, तो सरेंडर ऑफ पावर की बात आने लगी, रिप्रेजेंटेशन की बात आने लगी और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात आने लगी। जो ब्रिटेन ने लगभग 700 सालों में, 700-750 सालों में जो हासिल किया था, वो भारत में भी उन चीज़ों का अध्ययन हुआ और वो चीज़ सामने आने लगा और उसी का परिणाम था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संसार में जितने भी संविधान थे जो मोनार्कीज के खिलाफ जिनका संघर्ष हुआ था और जिन्होंने मोनार्कीज को एबलिश करके अपने यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाई थी, उसका इन्होंने अध्ययन किया। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडिशंस, ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशंस। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी संसार के कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सब का इन्होंने अध्ययन किया। अपनी परंपराओं का भी, अपने ट्रेडिशंस का भी अध्ययन किया, अपने लॉज का भी अध्ययन किया और उसको लाए। अपने बिलीफ्स का भी अध्ययन किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बैठी, भारत के आज़ाद होने के पूर्व ही बैठी, जिन्होंने संविधान को फ्रेम किया जो 1952 में लागू हुआ। तो ये सारा चीज़ के अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक रिटन दस्तावेज तैयार किया। भाई ये चीज़, ये राइट फलाने के पास रहेंगे, ये ड्यूटीज़ फलाने के पास रहेंगे, ये अकाउंटेबिलिटी फलाने के पास रहेंगे। तो वो आज जिसे हम देखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सामने आए। तो अब आप ये स्पष्ट हो जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई गॉड सेंड नहीं है, लोगों ने यहाँ बनाया और परंपराओं से और अन्य देशों से जो चीज़ हुए थे उन्हीं को उतारा और उसको वर्तमान परिवेश में सामने लाया, जिसको आज संविधान कहते हैं, जिसमें सभी लोगों, सभी समस्याओं पर, उभरने वाली सारी समस्याओं पर विचार किया गया। क्या हो सकता है, स्टेट कैसे स्थिर रह सकता है, कैसे समावेशी स्टेट हो सकता है, डेमोक्रेसी और धर्मनिरपेक्ष ईटीसी की बात की गई, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। तो संविधान का विकास हमको उस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास 2 था। पुनः मैं संविधान के इंट्रोडक्शन पे पुनः आऊँगा, उसके बाद भारत का संविधान शुरू करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।